मान्य सदस्यगण प्रयास करें, जब कोई मान्य सदस्य बोला तो टोका टोकी नहीं करें। श्रीमती सुश्री बांसुरी स्वराज। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय अनुराग ठाकुर जी द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अध्यक्ष जी, मैं आपका और अपनी पार्टी का धन्यवाद करती हूँ कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे अपना मत रखने का अवसर मिला है। अध्यक्ष जी, ये राष्ट्रपति अभिभाषण ऐतिहासिक है। इसमें ये अभिभाषण ऐतिहासिक है और ये ऐतिहासिक इसलिए है अध्यक्ष जी, क्योंकि इसमें एक दशक के मोदी सरकार की अद्वितीय कार्यों का चित्रण ही नहीं, बल्कि आने वाले स्वर्णिम काल यानी विकसित भारत के संकल्प का उद्घोष भी है। मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं का असर और उनके विकसित भारत के विजन के जो जनता का अगाध विश्वास था, उसी के कारण से अध्यक्ष जी एनडीए को तीसरी बार जनता ने पूर्ण बहुमत का जनादेश दिया। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के पैराग्राफ 3 में जो कहा है, आपके माध्यम से समक्ष के पूरे सदन के समक्ष पुनः दोहराना चाहूंगी। 2024 का चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास। मेरी सरकार ने 10 वर्षों में सेवा और सुशासन का जो मिशन चलाया है, ये उस पर मोहर है। अध्यक्ष जी, एक दशक में ये पहली बार ऐसी सरकार भारत में आई है जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जो कहा वो किया। धारा 370 हटाई, जो कहा वो किया। भव्य राम मंदिर का निर्माण किया, जो कहा वो किया। सीएए लेकर आए, जो कहा वो किया। 1 रैंक 1 पेंशन लाए, जो कहा वो किया। मेक इन इंडिया की नींव रखी, जो कहा वो किया। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को इतना सशक्त करा है कि अध्यक्ष जी, हम 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की जगह मात्र 1 दशक में विश्व की वैश्विक पटल पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। और अध्यक्ष जी, ये असाधारण परिस्थितियों में हुआ है। पूरा का पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी से जूझकर निकला है। अभी भी विश्व के कई देश हैं जो युद्ध की अग्नि में झुलस रहे हैं, लेकिन भारत मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक पटल पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के पथ पर अग्रसर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का एक संकल्प लिया है। इस संकल्प के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला स्तंभ युवा शक्ति, दूसरा नारी शक्ति, तीसरा किसान कल्याण और चौथा गरीब कल्याण। अध्यक्ष जी, यदि आप युवा शक्ति की बात करते हैं तो किसी भी प्रकार का अवसर यदि आप भारत की युवा शक्ति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो उस अवसर का लाभ लेने के लिए युवा शक्ति चूकती नहीं है। शिक्षा के पर्याप्त अवसर हुए, इसके लिए मोदी सरकार ने 1 दशक में 7 नए IITs, 16 नए ट्रिपल IITs, 7 नए IIMs,
15 एम्स हॉस्पिटल्स, 315 मेडिकल कॉलेजेस और 390 नए विश्वविद्यालय स्थापित करे हैं। स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की अगर हम बात करें तो इन दो योजनाओं के कारण अध्यक्ष जी, देश का युवा जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बना है। इस जॉब क्रिएशन से वेल्थ क्रिएशन की तरफ वो अग्रसर है। और आप जैसे माननीय अनुराग ठाकुर जी ने भी सदन के समक्ष रखा, आज भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम में विश्व की 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। अध्यक्ष जी, मुद्रा योजना में स्वरोजगार के लिए आप ये देखिए, 46 करोड़ युवाओं ने 26 लाख करोड़ रुपए का ऋण आसानी से लिया है। आज देश में 1,81,000 स्टार्टअप कंपनियां हैं, जिसमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न्स हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स पे 142nd पोजीशन से 63rd पोजीशन पे पहुंचा है। और पिछले 24 वर्षों में यानी 2000 से 2024 में ही भारत में कुल $990.97 बिलियन का FDI आया है, जिसमें से अध्यक्ष जी 67% यानी $667.4110 बिलियन मात्र पिछले एक दशक में एनडीए की सरकार में आया है। Today, Bharat has become a leader in the world of manufacturing. चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे रक्षा उपकरण हो, भारत एक अग्रणी निर्माता के रूप में वैश्विक पटल पर उभर रहा है। और इस नई दुनिया में माइक्रोचिप्स आर द न्यू ऑयल। सेमीकंडक्टर्स और चिप मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में भारत कहीं पीछे ना छूट जाए, इसके लिए मोदी सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही उद्घाटित कर चुकी है। असम में 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर का प्लांट भी बन रहा है। वो दिन दूर नहीं अध्यक्ष जी, जब चिप मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में भारत विल बी अ ग्लोबल लीडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स आए हैं, जैसे डिजिटल इंडिया, जैसे मेक इन इंडिया, जैसे स्टार्टअप इंडिया। इनके कारण भारत के युवाओं की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला है। अब हम आते हैं विकसित भारत के दूसरे स्तंभ पर, यानी नारी शक्ति। अध्यक्ष जी, हम सब ने सुना है कि चूल्हे की रोटी का स्वाद बड़ा गजब है, लेकिन उस चूल्हे की रोटी के स्वाद के चक्कर में मेरे देश की मातृशक्ति के फेफड़े झुलस जाते हैं। पहले जाती है, लकड़ी काटती है या लकड़ी बीनती है, गठरी सर पर लेकर आती है, 20 से 25 मिनट लगते हैं चूल्हा सुलगाने में। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शंस देके मातृशक्ति को धुएं की जिंदगी से निजात दी। हमारे देश में बचत की आदत हमारे देश में एक को मातृशक्ति ने सिखाई है। आप सबको याद होगा वो नानी जो रामायण के पन्नों में पैसे छुपाती, वो दादी जो चीनी के जार में पैसे छुपाती है। अरे उन चोरी के पैसों से कुल्फी फलूदा खाने की मिठास ही अलग है। लेकिन कितनी अचंभे की बात है अध्यक्ष जी, जिस मातृशक्ति ने देश को बचत सिखाई, उनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत देश की मातृशक्ति को फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर का उन्होंने उसे हिस्सा बनाया। अध्यक्ष जी, 50 करोड़ से अधिक बैंक के खाते खुले प्रधानमंत्री जन धन योजना में, जिसमें से 56% महिलाओं के खाते थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी सुनिश्चित करा कि महिलाओं के स्वरोजगार के लिए उनके पास आर्थिक सपोर्ट यानी फाइनेंशियल सपोर्ट की उपलब्धता हो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुल ऋण जो सैंक्शन हुए हैं, उसमें से 69% महिलाओं के लिए सैंक्शन हुए। इसी तरह स्टैंड अप इंडिया के तहत
अध्यक्ष जी, 84% ऋण महिलाओं के लिए सैंक्शन हुए। एनडीए सरकार ने 1 करोड़ लखपति दीदी का जो टारगेट रखा था सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट के माध्यम से, वो तो पहले ही लक्ष्य प्राप्ति हो गई है। इसलिए मोदी सरकार ने अब ये लक्ष्य बढ़ाकर 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का रखा। अध्यक्ष जी, महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी लाए हैं नमो ड्रोन दीदी। मेरे देश की बहन बेटियां अब ड्रोन पायलट बनेंगी। न केवल इससे कृषि कार्य में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा, लेकिन आप ये देखिए समाज की सोच में भी अंतर पड़ेगा। इट इज गोइंग टू नॉट ओनली लेवरेज टेक्नोलॉजी फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ agrarian economy of India, but also will ensure a tectonic shift in the psychology of the society. नमो ड्रोन दीदी विकसित भारत के 2 पहलुओं को छूती है, कृषि कल्याण और महिला शक्ति। महिलाओं का लेकिन वास्तविक और असली सशक्तिकरण तब होता है जब वो नीति निर्माण में हिस्सा बनती है। अध्यक्ष जी, यहाँ पे कई सदस्य हैं, यहाँ पे आदरणीय हरसिमरत कौर जी भी बैठी हैं, वो तो स्वयं इस बात की साक्षी हैं कि 16वीं लोकसभा में तब की माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के अनुमोदन के वक्त एक इच्छा प्रकट करी थी 33% महिला आरक्षण के लिए, ताकि महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण हो सके। अध्यक्ष जी, मेरा मन प्रफुल्लित हो उठता है ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने 17वीं लोकसभा में ही ये स्वप्न हकीकत में तब्दील कर दिया। अध्यक्ष जी, 18वीं लोकसभा में सुषमा स्वराज की दी हुई ये आंखें नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू होते इस सदन में देखेंगी और इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनेंगी। विकसित भारत का अगला स्तंभ है किसान कल्याण। अध्यक्ष जी, एनडीए सरकार के लिए अन्नदाता देवतुल्य है और इसीलिए एनडीए सरकार ने इन देवतुल्य किसानों के लिए 3,20,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पहले ही वितरित कर दी है। नई सरकार जैसे ही आई, पहला सबसे बड़ा निर्णय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया, 9.26 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का। एनडीए सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी करी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, कोल्ड स्टोरेज, कृषि आधारित उद्योग, डेयरी और मत्स्य पालन में आधारित उद्योगों को भी प्रोत्साहित करा गया है। ग्रामीण सड़क योजना के तहत 3,20,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई गई। विकसित भारत का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है गरीब कल्याण। अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना विश्व में सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजना साबित हुई है। इसमें 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त खाद्यान्न की सामग्री यानी मुफ्त राशन देकर मोदी जी ने खाद्य और पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित करी है। जब हम देश की अर्थव्यवस्था की गाथा गाते हैं तो वो रेहड़ी पटरी वालों के बिना अधूरी है। नरेंद्र मोदी जी ने पीएम स्वनिधि के तहत 70 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वाले यानी स्ट्रीट वेंडर्स को 11,000 करोड़ का ऋण बिना गारंटी के मुहैया करवाया है। अध्यक्ष जी, जिनकी गारंटी कोई नहीं लेता, उनकी गारंटी लेते हैं नरेंद्र मोदी। हर व्यक्ति का एक स्वप्न होता है कि अपनी पक्की एक छत हो। पीएम आवास योजना के तहत एनडीए की सरकार ने इस ख्वाब को हकीकत में बदला है। 4 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान
इस देश के गरीब को दिए गए हैं और अब पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ और पक्के मकान बनाने का संकल्प लिया गया है। आयुष्मान भारत के तहत 55 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मुफ्त इलाज मिला है, लेकिन आने वाला जो भविष्य है वो बहुत ही स्वर्णिम है। अध्यक्ष जी, एक वक्त आता है हर युवा की जिंदगी में जब उस उम्र के पड़ाव में आपके माँ बाप आपके बच्चे बन जाते हैं और आप अपने माँ बाप के माता पिता। हर युवा को हर वक्त चिंता रहती है माँ बाप के इलाज की। आयुष्मान भारत में 70 बरस के हर वरिष्ठ नागरिक को और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी इसमें लाभार्थियों की श्रेणी में अब एनडीए की सरकार लाएगी। कितनी राहत की बात है, इस देश का युवा भी अब सांस ले सकता है कि 5 लाख रुपया सालाना माँ बाप की हेल्थ की प्रति सरकार मुहैया करवाने वाली है। पीएम सूर्य घर एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक योजना है जहां पर आपके घरों के छतों पर सोलर पैनल्स लगाकर भगवान सूर्य नारायण की ऊर्जा के माध्यम से मुफ्त बिजली बनाई जाएगी। और अध्यक्ष जी, मुफ्त बिजली से भी बेहतर है कि वो जो बची हुई बिजली है, एक्सेस बिजली, आप ग्रिड पर बेचकर एक नई इनकम का सोर्स, एक नया आय का सोर्स भी होगा। लेकिन मोदी सरकार अलग है। अध्यक्ष जी, केवल नीति निर्माण ही नहीं करती, केवल योजनाएं ही नहीं बनाती, केवल उन योजनाओं का लाभ जन जन तक नहीं पहुंचाती, लेकिन वो लाभ सुनिश्चित हो, लास्ट माइल डिलीवरी हो, उसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा भी निकालती है। अध्यक्ष जी, मोदी की गारंटी की गाड़ी आपके दरवाजे आती है, जनता के दरवाजे आती है। सभी सरकारी योजनाएं एक ही छत के नीचे है। आपको आधार कार्ड बनाना है, काउंटर वही है। पीएम स्वनिधि चाहिए, काउंटर वही है। आपको उज्ज्वला गैस कनेक्शन चाहिए, काउंटर वही है। गुड गवर्नेंस के साथ साथ एक्सेसिबिलिटी टू दैट गुड गवर्नेंस मोदी सरकार सुनिश्चित करती है। एक अच्छी सरकार जो आए आपके द्वार। अध्यक्ष जी, सरकारें आई और सरकारें गईं। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ केवल एक चुनावी जुमला बनकर रह गया था, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित करा 25 करोड़ लोगों को मल्टी डिमेंशनल गरीबी की रेखा से उठार। आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अध्यक्ष जी, मैं स्वयं एक वकील हूं और खुद अपने व्यक्तिगत अनुभव से कहती हूं कि आज का दिन 1 जुलाई हम वकीलों की फ्रेटर्निटी में उत्साह का माहौल लाने वाली है, क्योंकि 1 जुलाई से भारत में भारतीय न्याय संहिता लागू हो रही है। पहले के कानून ब्रिटिश राज की गुलामी की बेड़ियां थे जो हमारी न्याय प्रणाली को जकड़े हुए थे। पहली बार भारत में एक ऐसी दंड प्रणाली आ रही है जिसका ध्येय न्याय होगा। क्योंकि अध्यक्ष जी, जब कोई ऐसा कानून विलायती हुकूमत बनाती है तो उसका उद्देश्य न्याय नहीं होता, उसका उद्देश्य दमन होता है, क्योंकि वो चाहती है हुकूमत बरकरार रहे। लेकिन पहली बार देश में भारतीय दंड प्रणाली आएगी जिसका ध्येय न्याय होगा, न्याय को प्राथमिकता देगी। और हमारे यहाँ कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये वो क्रिमिनल सिस्टम होगा लॉज का जो एक एक्सपीडियंसी लाएगी, एक तेजी लाएगी भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। कम्युनिटी पेनल्टी पहली बार भारत में इंट्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब है at the heart of these laws is not only deterrence of law and punishment but also a sense of reformation. इन सभी ट्रांसफॉर्मेटिव, फ्यूचरिस्टिक, पाथ ब्रेकिंग कारणों के कारण ही भारत ने एनडीए की सरकार को तीसरी बार पूरा बहुमत दिया है। पर अध्यक्ष जी, विपक्षी गठबंधन ऐसा प्रदर्शित करता है
जैसे कि नारायणी सेना इनके पाले में खड़ी है। पर अध्यक्ष जी, इतना जरूर कहूंगी, कृष्ण तो कर्म के कायल हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद तो नरेंद्र मोदी जैसे कर्मयोगी पर पुनः बरसा है। विपक्ष चाहे ये दिखाने का प्रयास करे कि स्वयं अक्षौहिणी सेना उनके पास है। अध्यक्ष जी, बहुत चौंकाने वाली बात है कि वो विपक्ष जिसने आपातकाल लगाने का अधर्म करा, वो विपक्ष जिसने भारत के संविधान को गला घोटने का अधर्म करा, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या करने का अधर्म करा, वो विपक्ष जिसके गठबंधन के सदस्य आज भी दिल्ली में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि वो अपनी सरकार जेल से चलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सत्ता के मोह में मदमस्त हैं और दिल्ली उनके इस मोह से त्रस्त है। अध्यक्ष जी, बड़ी अजीब बात है, दिल्ली आज पानी के लिए तरस रही थी, एक बारिश हो गई तो पानी से त्रस्त हो गई। लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्षी गठबंधन में या आम आदमी पार्टी में एक आपातकाल और एक अकाल पड़ा हुआ है कॉम्पिटेंस का और टैलेंट का। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री की सीट को जकड़ कर बैठे। मैं पूछना चाहती हूं, ऐसा विपक्ष जो पॉलिसी पैरालिसिस का अधर्म करता है, जो लैक ऑफ गवर्नेंस का अधर्म करता है, वो धर्म की बात कर कर इस सदन में कैसे आड़े आ सकता है जब ये सदन इमरजेंसी की रेजोल्यूशन पास करना चाहता है, इमरजेंसी का खंडन करते हुए। अध्यक्ष जी, मुझे एक प्रसंग याद आता है। महाभारत में युधिष्ठिर को जब अकर्मण्यता ग्रसित कर गई तो वो पितामह भीष्म के पास गए। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी को सुशासन के कई सूत्र दिए, लेकिन एक मूल मंत्र भी दिया, और वो मूल मंत्र था यतो धर्मस्य ततः कृष्णो यतः कृष्णस्य ततो धर्मः। जहां धर्म है वहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहां विजय है। धर्म तो नरेंद्र मोदी जी के ही पाले में खड़ा है। लोकतंत्र में मतदाता देवतुल्य होता है। 6 दशक में तीसरी बार लोकतंत्र में भारत के देवतुल्य मतदाता ने विजय श्री का आशीर्वाद एनडीए की सरकार को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया है। कुछ दिन पहले मैंने टीवी पे देखा, विपक्ष के एक बहुत ही बड़े नेता मीडिया के बंधुओं से अयोध्या धाम से जीते हुए अपने जनप्रतिनिधि का परिचय करवा रहे थे और उन्होंने कहा, ये हैं अयोध्या के राजा। अध्यक्ष जी, ये विपक्ष की राजसी मानसिकता को परिलक्षित करता है। अध्यक्ष जी, हम तो सत्ता पक्ष में होकर भी सेवा परमो धर्मो वाले, राष्ट्र सर्वोपरि वाले हैं। हमारे तो यशस्वी प्रधानमंत्री भी अपने आप को देश का प्रधान सेवक कहते हैं। अध्यक्ष जी, हमारे तो राजा राम हैं, धर्म हमारा काम है, जपते तो हम मां भारती का नाम है, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी के सामने फेल बाकी सारे तमाम हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के वर्क एथिक के साथ साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएगी एनडीए की यह सरकार, मुझे ये पूर्ण विश्वास है। लेकिन मैं साथ में ये आशा भी करती हूं कि ये सदन एकजुट होकर उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने में मदद अवश्य करेगा। अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया और अपनी बात कहने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः इस धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन करती हूँ। सभा की कार्रवाई 2:10 तक के लिए स्थगित की जाती है।
सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को अपने पूर्व साथी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री PM सुब्बा सिक्किम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री PM सुब्बा का निधन 86 वर्ष की आयु में 27 जून 2024 को गंगटोक, सिक्किम में हुआ। माननीय सदस्यगण, दिनांक 19 मई 2024 को एक दुखद दुर्घटना में इस्लामी ईरान गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी और उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्ला हियान तथा अन्य ईरानी पदाधिकारियों का निधन हो गया। ये सभा इस दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इस्लामी गणराज्य ईरान के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्ला हियान तथा अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के निधन पर ईरान की सरकार और वहां की जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे यह सूचित करना है कि तंजानिया संयुक्त गणराज्य के द्वितीय राष्ट्रपति महामहिम अल्लोज अली हसन मिमिनी का 29 फरवरी 2024 को दार एस सलाम तंजानिया में निधन हो गया। राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 2 बार भारत की यात्रा की तथा भारत और तंजानिया के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। ये सभा तंजानिया संयुक्त गणराज्य की सरकार और वहां की जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को मलावी गणराज्य के उपराष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर साउलो क्लास चिलिमा के निधन के बारे में सूचित करना है। डॉक्टर साउलो क्लास चिलिमा एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 2 बार मलावी के उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। ये सभा मलावी की सरकार और वहां की जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, 23 जून का दिन आतंकवाद के इतिहास में सबसे काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। इस दिन टोरंटो और वैंकूवर से उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के 2 विमानों को आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाया गया था। आयरलैंड में AI-182 कनिष्क में विस्फोटक के कारण 329 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि जापान में ऐसी एक और बड़ी तबाही टल गई, लेकिन इसमें भी 2 अन्य लोगों की मृत्यु हो गई। ये घटनाएं इस बात का स्मरण कराती है कि विश्व को आतंकवाद और हिंसक चरमपंथ के प्रति शून्य सहिष्णुता क्यों बरतनी चाहिए। इसे किसी प्रकार से क्षमा नहीं किया जा सकता, न ही न्यायोचित ठहराया जा सकता। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं की स्मृति में कुछ देर मौन रहेगी। माननीय सदस्यगण, मुझे आपके साथ साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 29 जून 2024 को बारबाडोस वेस्ट इंडीज में T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने में सफलता प्राप्त की है। इस ऐतिहासिक विजय से
पूरे देश में उत्साह और उमंग का संचार हुआ है। इस वजह से हमारे सभी युवाओं तथा सभी खिलाड़ियों को निसंदेह प्रेरणा मिलेगी। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम तथा इसके कप्तान श्री रोहित शर्मा जी को बधाई देता हूं। ये सभा क्रिकेट प्रेम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती है। माननीय सदस्यगण, इस पवित्र सदन के सदस्य के रूप में शपथ तथा प्रतिज्ञान करने के उद्देश्य से हमारे संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 99 एवं संविधान की 30वीं अनुसूची में प्रारूप निर्दिष्ट है, जिसके अनुसार शपथ लेना संसद सदस्यों का संवैधानिक दायित्व है। हमारे संविधान में शपथ अथवा प्रतिज्ञान की एक सूचिता है, मर्यादा है और गरिमा है। यदि संसद सदस्य अपने शपथ या प्रतिज्ञान के आरंभ तथा अंत में अतिरिक्त शब्दों या वाक्यों की अभिव्यक्ति करते हैं तो इससे हमारे संविधान की गरिमा और मर्यादा में कमी आती है। संसद सदस्य के रूप में हमारा दायित्व है कि हमारे सभी के लिए दायित्व है कि हमारे किसी भी आचरण से इस गरिमा में कमी न हो। इसलिए मेरा सभी मान्य सदस्यों से आग्रह है कि हम संविधान की 30वीं अनुसूची में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार संविधान की मूल भावनाओं के अनुसार शपथ अथवा प्रतिज्ञान करने का संकल्प लें। यह सदन संकल्प करता है कि प्रत्येक माननीय सदस्य संविधान की 30वीं अनुसूची में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार शपथ ले। इससे संबंधित विषयों पर गहन विचार मंथन करते हुए एक संसदीय समिति का भी गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्य दलों को शामिल किया जाएगा और ये अपेक्षा की जाएगी कि शपथ अतिरिक्त प्रतिज्ञान को हम संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप करें तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि इसका संकल्प लें और भविष्य में इस तरीके की पुनरावृत्ति न हो। ये हम सब के लिए, सदन के लिए चिंता का विषय और गंभीर विषय है। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को यह सूचित करना है कि लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 9 के अनुसार मैंने निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया है। श्री जगदम्बा पाल, श्री पीसी मोहन, श्रीमती संध्या राय, श्री दिलीप सेकिया, कुमारी शैलजा जी, ए राजा, डॉक्टर कोकोली घोष, दस्तिकार, कृष्णा प्रसाद, अवधेश प्रसाद। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। माननीय सदस्य नियम अलाउ करते हैं, लेकिन अध्यक्ष ने व्यवस्था दे चुके हैं और अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। माननीय वरिष्ठ वकील हैं। ओके। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अर्जुन राम मेघवाल। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित कागजात पत्र हिंदी और अंग्रेजी में सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। एक बार बैठेंगे? हाँ, एक विषय। माननीय सदस्य प्लीज माननीय सदस्य, माननीय सदस्यगण, एक विषय मेरे लिए गंभीर चिंता का विषय है। अब सदन भी इस पे चिंता व्यक्त करें। कई माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं कि माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। आप वर्षों तक, आपको कई साल हो गए, आपका अनुभव है। मेरी बात सुनिए, आपका अनुभव है, आप मुझसे भी वरिष्ठ हैं,
आप पुराने सदन में भी हैं, नए सदन में भी हैं। आसन से एक व्यवस्था रहती है, जिसका नाम पुकारा जाता है वो अपनी बात कहता है। आसन व्यवस्था दे देती है दूसरा नाम, तो दूसरा पुकारा जाता है। आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल चलता है। माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। आसन पर आप भी बैठते हैं, सब दल के व्यक्ति बैठते हैं, और सभी दल के सभापति तालिका के सदस्य इसी तरीके से सदन चलाते हैं, चाहे किसी भी दल का सदस्य हो। और ये आसन की हमेशा मर्यादा रही है। इसलिए मेरा आग्रह है, आप कभी भी कोई भी व्यक्ति सभापति तालिका पर आसन पर बैठे हैं, इस तरीके का आक्षेप नहीं करेंगे तो उचित रहेगा। संविधान की मर्यादा के अनुसार रहेंगे। माननीय सुरेश जी भी बैठते हैं। सुरेश जी ने कभी किसी का माइक हाथ में है क्या? आपके माइक कंट्रोल है क्या? कंट्रोल है क्या? नहीं है ना? फिर बोला नहीं है। सुरेश जी ने कहा नहीं है कंट्रोल। आप सुरेश जी की बात नहीं मानते? नो। आइटम नंबर 3 श्री पंकज चौधरी जी। अध्यक्ष जी, मैं आज के संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 3 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 डॉक्टर पी चंद्रशेखर। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you. Item number 6, Sri Sukant Majumdar. Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. आइटम नंबर 5 श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से अपने साथी मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह के नाम के आगे उल्लेखित दस्तावेज जो क्रम संख्या 5 पर अंकित है, आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7 श्री राजभूषण चौधरी। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्य व्यवहार की सूची के क्रम संख्या 7 में अपने नाम के सामने उल्लिखित कागजात सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8 श्री किरण रिजिजू जी। With your kind permission, I rise to move that this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate 7 members from Rajya Sabha for being associated with the Committee on Public Accounts of the House for the term ending on the 30th April 2025, and do communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha. प्रश्न ये कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 9 श्री किरण रिजिजू जी। Sir, with your kind permission, I rise to move that the members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule 1 of the Rule 312B of the Rules of the Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha 15 members from amongst themselves to serve as members of the Committee on Public Undertakings for the term ending on 30th April 2025. आइटम नंबर 10 श्री किरण रिजिजू जी। एक मिनट, सॉरी इसको पास करो प्लीज। प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 10 किरण रिजिजू जी। Sir, with your kind permission, I rise to move that this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate 7 members from Rajya Sabha for being associated with the Committee on Public Undertakings of the House for the term ending on 30th April 2025, and do communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 11 श्री किरण रिजिजू जी। Sir, with your kind permission, I rise to move that the members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule 1 of the Rule 331B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha 20 members from amongst themselves
to serve as members in the Committee on the Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribes for the term ending on the 30th April 2025. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 12 श्री किरण रिजिजू जी। Sir, with your kind permission, I move that this House do recommend to the Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate 10 members from Rajya Sabha for being associated with the Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of the House for the term ending on 30th April 2025 and to communicate this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 13 श्री किरण रिजिजू जी। Sir, with your kind permission, I rise to move 1A that a committee of both houses to be called the Committee on Welfare of Other Backward Classes be constituted, consisting of 30 members, 20 from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha, to be elected in accordance with a system of proportional representation by means of single transferable vote. B, that a minister shall be eligible for election as a member of the committee, and that if a member after his or her election to the committee is appointed a minister, he or she shall cease to be member thereof from the date of such appointment. C, that the chairperson of the committee shall be appointed by the speaker from amongst the members of the committee. 2, that the functions of the committee shall, close 1, to consider the report submitted by the National Commission for Backward Classes under Article 338B of the Constitution and to report to the both houses as to the measures that should be taken by the Union Government in respect of matters within the purview of Union Government, including the administrations of the Union Territories. B, to report to the House, both the houses, on action taken by the Union Government and administration of the Union Territories on the measures proposed by the committee. 3, to examine the measures taken by the Union Government to secure due representation of other backward classes, particularly the most backward classes in services and the posts under its control, including appointments in the public sector undertakings, statutory and semi-government bodies, and in the Union Territories, having regard to the provisions of the Constitution. 4, to report to both houses on the working of the welfare programs for other backward classes in the Union Territories. 5, to consider generally and to report to both houses on all matters concerning the welfare of other backward classes which fall within the purview of Union Government, including administrations of Union Territories. 6, to examine such matter as may be deemed fit by the committee or specifically referred to it by the House or the Speaker. 3, that the members of committee shall hold office for a period of 1 year from the date of first meeting of the committee, which shall be reconstituted thereafter for 1 year at a time, according to procedure described in para 1 above. 4, that in order to constitute a sitting of the committee, the quorum shall be 10. 5, that in all other respects of the rules of procedures of this House relating to parliamentary committees shall apply, with such variations and modifications as Speaker may take. And lastly, 6, that this House do recommend to the Rajya Sabha that the Rajya Sabha do join in committee and communicate to this House the names of members elected amongst the members of Rajya Sabha to the committee as mentioned above. Thank you. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों का आवाज उठाने की अनुमति दी है, उन्हें सभा पटल रखने इच्छुक हैं, वो अपना सभा पटल पर निर्धारित प्रारूप में रख सकते हैं। माननीय सदस्यगण, अब placing it on the table on the first page because members are getting an फ्राइडे हो चुका है सर, तब भी सदन अब
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के रखेगा। आरंभ करने के पहले चर्चा के लिए समय निर्धारण करना है। यदि सदन सहमत हो चर्चा के लिए 16 घंटे निर्धारित कर दें। देर रात तक आज ही बैठना पड़ेगा। सर एक मिनट सर, आपने जैसे कहा अभी मुझे अच्छा लगा कि हमारे ऑपोजिशन के प्रमुख दल सब तैयार है चर्चा के लिए, और हम लोग ने पहले दिन भी अपील किए थे। समय सर आपने जो प्रपोज किया है सरकार की तरफ से बिल्कुल सहमत है, और मैं अनुरोध करूंगा क्योंकि एक दिन हमारा नष्ट हो चुके हैं, पहला दिन। आज के दिन और कल के दिन को हम लोग जितना हो सके उपयोग करें। अगर देर रात तक चलाना भी हो, आप तो सर पहले भी सारा नए मेंबर्स को बोलने के लिए आपने पर्याप्त मौका दिया है। इस बार में कई नए मेंबर चुन के आए हैं, कांग्रेस पार्टी से भी बहुत नए मेंबर्स आए हैं, अन्य दलों का भी नए मेंबर्स आए, हमारा भी आया। तो सब लोग बोलना चाहेंगे। राजद एक मिनट, नहीं ओके, नो स्टेट, वो ऐसे वो नहीं होगा ना? वो तय है सर। मेरा सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि क्योंकि सब मेंबर्स, खास करके नए मेंबर्स को बोलने के लिए मौका बहुत अच्छा, ये एक हमारे लिए हाथ में है। हम तैयार हैं, आप देर रात चलाने से भी हम तैयार हैं। ओके, माननीय सरकार ने भी ये अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है कि सदन में सार्थक चर्चा संवाद हो, अच्छी डिबेट चर्चा हो, मर्यादित तरीके से डिबेट हो, लेकिन डिबेट और चर्चा देर रात तक चले, ताकि आप माननीय सदस्यों को चुनकर भेजाए, एक देश में एक सकारात्मक संदेश जाए कि संसद में हमारे विषयों पर चर्चा संवाद माननीय सदस्य करते हैं। कल आज रात तक बैठो, अगर हाँ आप खड़े हुए थे, कुछ बोलना चाहते हैं माननीय राहुल गांधी जी? राहुल जी। धन्यवाद स्पीकर सर। हम चाहते थे कि नीट पे एक दिन का डिस्कशन हो। काफ़ी ज़रूरी मामला है, 2 करोड़ युवाओं को नुकसान हुआ है। 70 बार पिछले 7 साल में पेपर लीक हुए हैं। तो हम चाहते थे कि एक दिन चर्चा इस पे हो। तो अगर आप मौका दे सकें। ठीक है, राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप विषय रखें, क्योंकि हमने व्यवस्था दे चुके हैं पहले ही कि राष्ट्रपति भाषण के मध्य में न शून्यकाल होगा न कोई स्थगन प्रस्ताव को लिया जाएगा। प्रेसिडेंट तो जो अध्यक्ष बनाता है वही प्रेसिडेंट होते हैं वेणुगोपाल जी। सर पार्लियामेंट से माननीय सभापति बता देंगे, ये प्रेसिडेंट होते हैं ना साहब। रूल के बाद भी अध्यक्ष निर्देश होते हैं ना वकील साहब। चलिए, आपको बोलने दे रहे हैं आपके नेता लोग, आपको बोलने दे रहे हैं लोग। सर पार्लियामेंट से देश को मैसेज जाता है। ठीक है, और हम स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि जो नीट का इशू है वो पार्लियामेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैसेज देने के लिए हम चाहते थे कि एक दिन पार्लियामेंट चर्चा करे। मैं देखता हूँ। ठीक है, नो कंक्लूड कर दिया उन्होंने पहले विषय। अध्यक्ष महोदय, ये पूरा सदन इस बात से अवगत है कि संसद की कार्रवाई कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स के आधार पर चलती है। रूल्स और प्रोसीजर्स के अतिरिक्त कुछ हेल्दी ट्रेडिशंस हैं संसद की, जिसके आधार पर कार्रवाई चलती है। और मानता हूं कि ये हेल्दी ट्रेडिशंस हमारे संसद की एक सबसे बड़ी ताकत है। जब कभी भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अपने लंबे संसदीय जीवन में जो मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी विषय पर उस समय चर्चा हुई हो। इसलिए
मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हो आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें। यह मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है। माननीय श्री राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा श्री अनुराग ठाकुर जी, मैंने उनको बुला लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है, आपको पर्याप्त मौका दिया। अब अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए। एक सेकंड सर, मैं राजनाथ सिंह जी की बात से सहमत हूं, तो ऐसे करते हैं, प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद एक दिन नीट की चर्चा के लिए दे देते हैं। आप नोटिस देना, मैं निर्णय करूंगा। राजनाथ सिंह जी का तो सुझाव हो सकता है, निर्णय मैं करूंगा या बीएससी करेगी। ओके, अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप नोटिस दे दें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि इस सत्र में संवेद लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 27 जून 2024 को एक साथ संवेद संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस 18वीं लोकसभा में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सर्वप्रथम मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए मेरी पार्टी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे अवसर दिया है। मैं हृदय की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। माननीय स्पीकर महोदय, आप एक बार फिर निर्वाचित होकर हमारे सदन के स्पीकर बने हैं। मैं आपको पूरे सदन की ओर से बहुत बहुत बधाई और आपके इस कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बड़ी संख्या में नए सदस्य 18वीं लोकसभा में चुनकर आए हैं, बहुत सारे पुराने भी आए हैं। नए वालों को भी और पुराने वालों को भी सदस्य चुनकर जो आए हैं, संसद के सदस्य बने हैं, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव है और जनता ने इस पर मोहर लगाई है। फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाई। देश का ये चुनाव ऐतिहासिक जनादेश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 वर्षों के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के महानुष्ठान पर मोहर है। देश को जरूरत थी एक स्थिर और निरंतर सरकार की, और देश ने एक स्थिर, निरंतर और प्रभावी सरकार को फिर चुना है और मोदी जी को फिर देश का प्रधानमंत्री चुना है। ये जनादेश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए है। यह जनादेश मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल में भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है। यह जनादेश विपक्ष के भय, भ्रम और भ्रष्टाचारी राजनीति पर तमाचा है। यह जनादेश मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक न्याय पर समाज की मोहर है। यह जनादेश देश को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की राजनीति चलेगी, इस पर मोहर है। यह जनादेश संविधान विरोधियों को लगातार तीसरी बार विपक्ष में बिठाने के लिए जनादेश है। यह जनादेश भारत की सेना, सरहद और सनातन की सुरक्षा का है। यह जनादेश ये भी बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और मैं ही नहीं, अब तो दुनिया भर के अनेकों देशों ने सर्वोच्च सम्मान अपने देश का किसी को दिया है तो हमारे प्रधानमंत्री और देश के लोकप्रिय नेता मोदी जी को दिया है। मोदी जी कैसे नेता जिनको यूएस कांग्रेस में एक बार नहीं
दो बार अपनी बात रखने का अवसर मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी अनेकों बातें, लेकिन ऐसे ही कोई मोदी नहीं बन जाता। इसके लिए तपना पड़ता है, खपना पड़ता है, जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और मोदी जी ने तो अपने जीवन का हर क्षण हर पल देश के लिए जिया है, मां भारती के लिए जिया है। और मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि हम सबको ज्ञात है कि 2001 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो तब से लेकर अब तक 23 वर्षों में एक दिन की भी छुट्टी अपने लिए नहीं ली, अपना जीवन जनता के लिए समर्पित किया है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि अगर किसी के जीवन में दुख का क्षण आता है जब अपनी मां से बिछड़ते हैं, और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी का स्वर्गवास हुआ तब भी उन्होंने उनकी चिता को अग्नि देने के बाद मात्र 2 घंटों के अंदर ही देश के लिए काम करना शुरू कर दिया। इससे बड़ा समर्पण भाव क्या हो सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी के दिल में जो गरीब और जरूरतमंद के लिए पीड़ा है, हमने वो कोविड के समय देखा है। उनकी नीतियों में, कार्यक्रमों में, सब में नजर आता है कि वो गरीब के लिए कितने चिंतित रहते हैं। और मैं आपको याद करवाना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन को, अगर आप 2014 में देखें, मोदी जी जब सांसद बने, देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद संसद आए तो पहला शीश कहीं पर झुकाया तो संसद की पहली सीढ़ी पर झुकाया और दुनिया के इस महान लोकतंत्र को, मदर ऑफ डेमोक्रेसी को नमन करते हुए अंदर आए। और अंदर आकर भी अगर शीश कहीं झुकाया तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर शीश झुकाकर उन्हें कहा था, मेरी सरकार सबका साथ सबका विकास करेगी, मेरी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की होगी। और पिछले 10 वर्षों में आपने देखा कि सारी योजनाएं उस दिशा में चली। और जो पुराने नारे देते थे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, इनके नारे ही रह गए। लेकिन मोदी जी की सरकार में 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के ये बड़ा आंकड़ा देखने को मिलता है। और मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जो कोविड के समय हुआ, पिछले 100 वर्षों में दुनिया ने सबसे बड़ी त्रासदी तब देखी। भारत ने भी संकट को झेला और मैं भी उस समय सरकार का हिस्सा था। और मुझे याद है आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पहली बात कही वो ये कहा कि देश के गरीब का थाली खाली नहीं रहनी चाहिए, उसका पेट खाली नहीं रहना चाहिए, उसके लिए अन्न की व्यवस्था करनी है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लेकर आए और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, तो मोदी सरकार ने दिया है और आज वो देश के कोने कोने तक पहुंचाया है। उस समय दुनिया भर में जो डिलीवरी मैकेनिज्म था वो रुक गया था, लेकिन उसके बावजूद हमने देश के हर कोने तक अनाज पहुंचाया। वो बात अलग है, कुछ राज्यों में अपनी मोहर लगाकर लोगों ने वो सब काम किया। मैं एक और कहना चाहता हूं, कोविड के समय बहुत जरूरी था। प्रधानमंत्री जी ने कहा जान भी जहान भी, और जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए। जो पहले हमारे देश में होता था कि 40-40 साल दुनिया भर से वैक्सीन आती थी, इंपोर्ट करने में पुरानी सरकारें लगी रहती थी। आत्मनिर्भर भारत ये केवल सोच ही नहीं, ये केवल संकल्प नहीं, उसको सच करके दिखाया। भारत ने अपनी 2-2 वैक्सीन को बनाया और 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई। आज इस सदन में कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो भारत की बनी वैक्सीन पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे और कहते थे कि वैक्सीन मत लगाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भारत के लोगों ने वैक्सीन तो लगाई ही। दुनिया के 157 देशों को दवाई और वैक्सीन देने का काम वैक्सीन मैत्री में किया तो हमारे भारत ने किया है। मैं विकसित भारत पर कुछ जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि ये जनादेश है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए। और इस यात्रा में हम चाहेंगे कि विपक्ष का भी पूरा सहयोग मिले, हम अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाएं। और अगर आज मैं एक बात करूं स्पोर्ट्स से स्पेस की और साइंस से स्टार्टअप्स की, तो हर क्षेत्र में भारत के नए कीर्तिमान दिखते हैं। आज नए भारत की बुलंद तस्वीर दिखती है मेरे जो आंकड़े में देने वाला। माननीय अध्यक्ष जी, हमें विरासत में क्या मिला था? जब 2014 में हम आए तो इंडिया वॉज अमंग द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड एंड टुडे इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड।
लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था आप छोड़कर गए थे। आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत है, और अगले 5 वर्षों के अंदर दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था मेरे भारत की होगी। और ये ऐसे नहीं हो गया। अगर मैं कहूं, इनके समय इकोनॉमी फेलियर्स थे, पॉलिसी पैरालिसिस थी, स्कैम्स थे, क्रोनी कैपिटलिज्म था, ये सब आपके समय था। एक के बाद दूसरे घोटाले होते थे। लेकिन आज अगर मैं आंकड़े देखकर बताऊं, पिछले 10 वर्ष मोदी सरकार के कोई भ्रष्टाचार का 1 रुपए का आरोप भी नहीं लगा पाया। ईमानदार सरकार दी है तो नरेंद्र मोदी जी ने दी है। जीडीपी ग्रोथ रेट 4.6% थी। अगर मैं Q3 की बात करूं पिछले साल की, तो 8.4% है। आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश भारत है। CAGR इन्फ्लेशन की बात करूं तो आपके समय 8.7% था, आज वो कम होकर 4.8% रह गया। FDI $36 बिलियन थी इनके समय, हमारे समय $72 बिलियन, दुगनी है। एक्सपोर्ट इनके समय $466 बिलियन था, आज $770 बिलियन है। फॉरेक्स रिजर्व, जो हम कहते हैं कि हमारे यहां पर फॉरेक्स रिजर्व कितने हैं, विदेशी मुद्रा भंडार माननीय अध्यक्ष जी 303 बिलियन डॉलर से बढ़कर आज $650 बिलियन हो गया। 10 साल में हमने देश के खजाने को दुगना भरने का काम किया है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो 5.1% था, वो कम होकर 2% रह गया है। यही नहीं, अगर हम देखेंगे तो गरीब और जरूरतमंद, इसके जीवन में क्या बदलाव आया। हमारी पार्टी का विचार ही अंत्योदय पर है। पंक्ति के अंत में खड़े व्यक्ति के जीवन में सुधार कैसे लाया जाए, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच को आगे बढ़ाकर जमीन पर लागू करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। जहां देश में गरीब जरूरतमंद के पास शौचालय नहीं था, पक्का मकान नहीं था, बिजली का कनेक्शन नहीं था, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, माननीय अध्यक्ष जी क्या बदलाव आया 10 सालों में। पिछले 10 सालों में 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर गरीब और जरूरतमंद को दिए तो नरेंद्र मोदी जी की। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, 12 करोड़ शौचालय बनाकर दिए। पहले मात्र 3 करोड़ घरों को नल से जल आता था, हमने 11 करोड़ और नए घरों को नल से जल देने का काम किया, जल जीवन मिशन में किया है। हमने लगभग हर घर तक बिजली पहुंचा दी, हर गांव तक तो बिजली पहुंचाई दी, हजारों गांव को विद्युतीकरण करने का काम किया है। और यही नहीं, आज देखा जाए तो जल जीवन मिशन के अलावा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत, जहां वॉश हम कहते हैं, वाटर सैनिटेशन और हाइजीन, इस क्षेत्र में बहुत काम किया है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ जुड़ा है। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीब को लगता था कि वो अपना इलाज कहां करवाए, उसके पास पर्याप्त धन नहीं होता था। आयुष्मान भारत योजना नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में देने का कार्य किया, तो मोदी सरकार ने किया। और अब 70 वर्ष से ज्यादा की उम्र वालों को 5 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा, तो एनडीए की सरकार ने देना शुरू कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिससे गरीब के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। और जब मैं कहता हूं कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, तो ये उन लोगों के लिए संदेश है जिन्होंने 60 साल राज किया, गरीब को और गरीब किया, लेकिन हमने 10 सालों में वो करके दिखाया, क्योंकि गरीब मां के बेटे को आज देश के प्रधान सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला, तो उन्होंने उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। जब गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकलता है तो उसकी क्रय शक्ति और बढ़ती, खरीदने की शक्ति बढ़ती है, उससे डिमांड और जनरेट होती है, उससे प्रोडक्शन को और बल मिलता है, और कारखानों में रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को और बल मिलता है। यही नहीं, हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के क्षेत्र में कैसे बदलाव हुआ। जन विश्वास एक्ट की मैं बात करूं तो हमने 183 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया है, 42 सेंट्रल एक्ट्स में इनको बदलाव करके व्यापारी को, आम जनमानस को काम करने में वो जो डर होता था जेल जाने का, उसको खत्म किया है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मैं कहना चाहता हूं, 63,000 के लगभग कंप्लायंसेस देश में होती थी, 39,000 कंप्लायंसेस के बर्डन को खत्म कर दिया है, और आगे निरंतर प्रयास जारी है कि हम इसको और सुधार करेंगे।
और जनता को काम करने में और अवसर मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन परमिट में हमारा रैंकिंग 184 था, आज 27वां है। बिजली प्राप्त करने में 137वां हमारा स्थान था, आज 22वां है। माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन में 13वां स्थान था, आज वो 25वां है। और ये सारे कदम हमने उस दिशा में उठाए और देश के युवाओं में नरेंद्र मोदी जी का विश्वास, ये एक आंकड़ा मैं आपके सामने कहना चाहता हूं जो बदलाव दिखाता है। स्टार्टअप हमारे देश में मात्र 350 थे, हम दुनिया में कहीं खड़े नहीं थे। आज वो 350 से बढ़कर 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हो गए। और माननीय सभापति जी, इसके साथ साथ हमारा भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया। तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। हमारे यहां पर मात्र 3 से 4 यूनिकॉर्न थी, आज लगभग 107 से ज्यादा यूनिकॉर्न बनी है। एक यूनिकॉर्न का मतलब है 8,500 करोड़ से ज्यादा उसकी वर्थ होना। आज स्पेस सेक्टर भी हमने खोल दिया है, 160 से ज्यादा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स हैं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 7,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। लेकिन इन सब के लिए पैसा कहां से मिलता है? बैंकिंग क्षेत्र तो पिछली सरकार ऐसा छोड़कर गई थी कि ऐसा लगता था देश के सारे बैंक बंद ही हो जाएंगे, चरमरा जाएंगे। 12 में से 11 की स्थिति तो घाटे वाली थी, अधिकतर पीसीए फ्रेमवर्क में थे। लेकिन हमारी 4R स्ट्रैटेजी ने देश में वो बदलाव किया, रिफॉर्म लाकर, रेजोल्यूशन, रिकवरी लाकर, रिकॉग्निशन, रिकैपिटलाइजेशन, इन चारों के वजह से आज क्या बदलाव हुआ है। आप कल्पना कीजिए, हमारे यहां पर जो 36,000 करोड़ का मुनाफा आता था पब्लिक सेक्टर बैंक का, आज बढ़कर 1,41,000 करोड़ हो गया। 1,41,000 करोड़। और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए थे वो 15% से कम होकर मात्र 3% रह गए। अब ये और कम होने वाले, हमारे बैंक और मजबूत होने वाले हैं। बैंकों की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो 4,50,000 करोड़ थी वो बढ़कर 17 लाख करोड़ हो गई, लगभग 4 गुना ज्यादा हो गई। इनके समय फोन बैंकिंग चलती थी, फोन होता था, बैंक वाले पैसे दे देते थे और वो पैसा लेकर विदेश भाग जाते थे। हमने एनडीए में भी कमी लाए हैं, स्ट्रेस्ड एसेट में भी कमी लाए हैं। आज उसका प्रभाव माननीय सभापति जी ये फर्क पड़ता है। 2014 में एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट था 14.25%, जो कम होकर रह गया लगभग 9%। होम लोन मिलता था 10.15% इंटरेस्ट रेट पर, आज मिलता है 8.40% पर। ऑटो लोन था 10.95% पर, आज रह गया 8.75% पर। पर्सनल लोन था 14.25% इंटरेस्ट पर, आज है 11.5% पर। ये सारी चीजें तो हुई, लेकिन फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी किन आधार पर हुई है? इसके लिए डिजिटाइजेशन, इजी क्रेडिट और फॉर्मलाइजिंग एम्प्लॉयमेंट, इसका बहुत बड़ा रोल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनधन, आधार, मोबाइल, जैम ट्रिनिटी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। हर व्यक्ति के पास आधार है, बैंक खाता है, मोबाइल का कनेक्शन है और दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट कनेक्शन और डेटा प्लान अगर कहीं है तो आज हमारे भारत में भी है। आज यही नहीं, जैम पोर्टल पर आज छोटे से छोटा व्यापारी भी अपना सामान बेच सकता है। और मात्र 5-6 वर्षों में माननीय सभापति जी, जो कुछ हजार करोड़ से लेकर कई लाख करोड़ तक की खरीद आज जैम पोर्टल पर पूरी पारदर्शिता के साथ होती है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये भी हुई। किसानों के लिए ई नाम की सुविधा दी, फास्टैग हमने अपने जो टोल हैं उसके लिए बनाया। पहले 743 सेकंड लगते थे टोल पार करने के लिए, आज मात्र 43 सेकंड में ही आप पार कर जाते हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग यहां पर हुआ है। जहां तक मैं इजी क्रेडिट की बात करता हूं, तो मुद्रा योजना एक ऐसी है जहां लगभग 43 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए और लगभग 34 लाख करोड़ रुपया देश के लोगों को मोदी जी की गारंटी पर मिला और उन लोगों ने अपने काम काज की शुरुआत की है। आपके समय तो बैंक खाता खोलना भी मुश्किल हो जाता था, 2 लोगों को साथ में लेकर जाना पड़ता था। आज 50 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते लोगों के घर पे जाकर भी खुलवा दिए। ये सरकार आपके घर द्वार, ये मोदी सरकार ने करके दिखाया है। और यही नहीं, SC ST वुमेन के लिए और हमारे SC ST और वुमेन, इन तीनों के लिए आज स्टैंड अप इंडिया योजना मोदी सरकार लाई, जिससे हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनने की सुविधा मिली है। पीएम स्वनिधि योजना में लगभग 70 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, रेडी पटरी वालों को
बगैर किसी गारंटी के अगर पैसा मिला और अपना व्यापार करने का अवसर मिला तो नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार में मिला। माननीय सभापति जी, ये कहना आसान होता है, ये कोविड के समय भी जो मदद मिली 10-10 हजार रुपए से शुरू किया था। जिन लोगों ने समय पर पैसा वापस कर दिया, डिजिटल पेमेंट से वापस किया, उनका इंटरेस्ट भी माफ हो गया। 10,000 की बजाय आज 20,000 का पैसा मिला, 20,000 से 50,000 मिला और आज उनका व्यापार भी बना, कई उनमें से लखपति भी बन गए। अब तो हम ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वनिधि योजना लाने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्र के रेहड़ी पटरी वालों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। हमने नए लेबर लॉज लाए और इसके कारण हमें फायदा मिला। ई श्रम हमने इसको फॉर्मलाइज किया, जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग काम करते थे, आज लगभग 30 करोड़ ई श्रम कार्ड बने हैं। और ईपीएफओ में अगर मैं कहूं रजिस्ट्रेशन जो नई हुई है वो लगभग 7 करोड़ 40 लाख है, जो 2018 से लेकर 2024 तक हुई। इससे पता लगता है देश में रोजगार की संभावनाएं भी बहुत बड़ी हैं। डिजिटल इंडिया, अगर मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात करूं या फिर कोविन ऐप की बात करूं, आरोग्य सेतु ऐप की बात करूं, ई नैम से लेकर हमारे जेम पोर्टल की बात करें या डिजिटल ओपीडी सर्विसेज, डिजिटल कोर्ट्स की बात करें, आज हर क्षेत्र में डिजिटाइजेशन का बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। एक पूर्व वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी ये बताइए, गांव में किसको इंटरनेट की सुविधा मिलेगी? कहां कोई 7.5 रुपए में आलू या टमाटर खरीद पाएगा? कैसे पैसों का लेन देन हो पाएगा? आज मैं इस सदन को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो वो शायद सोचते थे कि संभव नहीं हो पाएगा, वो असंभव को भी संभव हमारी सरकार ने करके दिखाया। आज भीम यूपीआई, भीम यूपीआई आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स, आज दुनिया की 40% डिजिटल पेमेंट कहीं होती है तो हमारे भारत में होती है। रेडी वाला भी करता है, चाय वाला भी करता है, पटरी वाला भी करता है, बड़ा से लेकर बड़ा व्यापारी, छोटे से छोटा व्यापारी भी करता है। 100 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, 13 लाख करोड़ से ज्यादा का लेन देन होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति जी कहना चाहता हूं, ये भारत को जहां रोकना चाहते थे वहां भारत रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आपको दिखेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब मैं बात करता हूं, अगर 2 साल पहले 7.5 लाख करोड़ था तो पिछले साल 10 लाख करोड़ था, अब 11,11,111 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा हुआ है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं और आशा करता हूं सदन को भी उसके लाभ मिल पाएगा, थोड़ी जानकारी मिलेगी। अगर 2014 में हम कहां खड़े थे? 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट हैं। 2014 में 206 रूट थे, आज 609 रूट है। 2014 में हम कहीं नहीं थे, आज दुनिया की तीसरी बड़ी डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। 2014 में हम 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे है। 2014 में 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज लगभग 7 लाख किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कें हैं। 2014 में 16 आईआईटी थे, आज 23 आईआईटी हैं। 2014 में 13 आईएम थे, आज 21 आईएम है। 2014 में 7 एम्स थे, आज 23 एम्स हैं। 2014 में 9 ट्रिपल आईटी थी, आज 25 ट्रिपल आईटी हैं। और यही नहीं, उस समय 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज हैं। तब 723 यूनिवर्सिटी थी, आज 1,117 यूनिवर्सिटीज हैं। तब 50,000 सीटें एमबीबीएस की थी, आज 1,01,000 से ज्यादा सीटें एमबीबीएस की हैं। तब 31,000 के लगभग पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें हैं, आज 65,000 के लगभग सीटें हैं। उस समय और अब के समय में इतना अंतर है माननीय सभापति जी कि उस समय स्टार्टअप 350 थे, आज 1 लाख स्टार्टअप है। उस समय 4 यूनिकॉर्न थे, आज 107 यूनिकॉर्न है। तब आपका बैंकों का प्रॉफिट 36,000 करोड़ था, आज 1,41,000 करोड़ है। तब एनपीए 15% था, 3%। तब मार्केट कैप बैंकों की 4 लाख करोड़ थी, आज 17 लाख करोड़ है। आज कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। मैरीन एक्सपोर्ट की बात करूं तो उस समय $5 बिलियन था, आज $8.9 बिलियन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट हमारे $6 बिलियन था, आज $24 बिलियन, 4 गुना ज्यादा हो गया है। टॉय एक्सपोर्ट हमारा उस समय 96 मिलियन था,
आज 326 मिलियन, 3 गुना से ज्यादा हो गया। फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे 320 बिलियन डॉलर से बढ़कर 650 बिलियन डॉलर हो गए। एक्सपोर्ट हमारा 477 बिलियन डॉलर से बढ़कर 777 बिलियन डॉलर हो गया। हमारा ग्रॉस टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू मात्र 11 लाख करोड़ था, आज 33 लाख करोड़ हो गया। लोगों ने ईमानदारी के साथ टैक्स जमा कराना शुरू कर दिया। उस समय 2 मेगा फूड पार्क थे, आज 200 मेगा फूड पार्क हैं। आपके समय 2 करोड़ आवास बने, हमारे समय 4 करोड़ आवास बने। आपके समय तक 70 सालों में 3 करोड़ घरों में नल से जल था, आज 14 करोड़ घरों में नल से जल है। आपके समय सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर थे मोबाइल फोन के, आज हम सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गए हैं मोबाइल के। माई और बहनों, इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि उस समय जीडीपी हमारी 1.8 ट्रिलियन थी, आज 3.8 ट्रिलियन पार कर गई है। ऐसे अनेक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत सारे और भी मेरे पास आंकड़े हैं, वो थोड़ी देर बाद सुना दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आज जहां एक और सड़कें बन रही हैं, रेलवे बन रहा है, हवाई पट्टियां बन रही हैं, वहीं बुलेट ट्रेन से लेकर वंदे भारत आपके समय एक नहीं थी, आज लगभग 100 वंदे भारत ट्रेन आज अलग अलग रूटों पर देश में चल रही। मेरे साथियों, नेचुरल गैस पाइपलाइन आज 23,000 किलोमीटर से ज्यादा बिछ गई है। 12,000 किलोमीटर से ज्यादा भारतमाला परियोजना में प्रोजेक्ट बन गए। आपके समय 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता था एक दिन में, आज हम 30 किलोमीटर नेशनल हाईवे एक दिन में बनाते हैं। आपके समय ग्रामीण सड़कें बनती थी 30 किलोमीटर एक दिन में, आज बनती है 91 किलोमीटर एक दिन में। क्या कंपैरिजन। अगर आपकी रफ्तार से देश आगे बढ़ता तो आज वहीं का वहीं खड़ा रहता। आपने 10 साल सरकार चलाई, 11वें नंबर पर ही खड़ी रही। भारत की अर्थव्यवस्था हमने 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम किया। हमने कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम करके 15% किया। और यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, जब कोविड के टाइम पे लोगों को पैसा चाहिए था अपना व्यापार करने के लिए, तो इनकम टैक्स का रिफंड रिकॉर्ड समय के अंदर जनता को वापस करने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करवाया। आज रिकॉर्ड समय के आपके समय 1.5 साल रिफंड नहीं आता था, आज रिकॉर्ड समय के अंदर आता है। और यही नहीं, हमने बैंकों से लगभग 4 लाख करोड़ रुपया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से दिया और 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल महाराज जी आप जैसी कई कंपनियों को दिया है, तो भारत सरकार ने बगैर किसी गारंटी के दिया, जो किसी सरकार ने नहीं दिया था। और यही नहीं, पीएलआई स्कीम की मैं बात करूं तो पीएलआई स्कीम में 8 लाख करोड़ रुपए के लगभग 8 लाख करोड़ के इंक्रीमेंटल सेल्स देखने को मिलती है। और यही नहीं, हमारी सरकार में विकास तो हुआ, विकास भी विरासत भी, ये हमारी सरकार की पहचान है। एक मिनट माननीय सदस्यगण, आप बैठे बैठे कमेंट्स नहीं कह रहे और सीनियर लीडर महाराज जी की तो आदत पड़ गई बैठे बैठे कमेंट्स करने की। राष्ट्रपति का अभिभाषण हो तो कमेंट्स करे, तो कमेंट नो, गलत नो। धन्यवाद अध्यक्ष जी, क्योंकि मैंने विकास भी और विरासत की बात भी की, तो दयानिधि मारन जी का चिल्लाना तो सही था, क्योंकि इनके नेता वहां पर बैठ कर कहते हैं कि सनातन धर्म बीमारी की तरह इसको जड़ से मिटाना है। इनके नेताओं ने वहां पर कहा है, शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए देश से। अगर ये मुझे चाहते मेरा भाषण उस दिशा में जाए तो मुझे करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये शब्द जो इन्होंने कहे, सनातन धर्म को जो नीचा दिखाने का प्रयास किया, सनातन धर्म को आपने एचएचवी के साथ जोड़ने का काम किया, इनके पार्टी के नेताओं ने जो कहा ये मंजूर नहीं है। अरे मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर चले गए, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा।
क्या बोला कि सनातन रहेगा, यही बोला ना? आपको आपत्ति है सनातन रहने पे? चलिए। अध्यक्ष जी, हम सबके जीवन में जो 500 साल तक हमारी पूर्व की पीढ़ियों के जीवन में भी जो समय नहीं आया, हम सौभाग्यशाली, हम कोविड से भी बच गए, और जो 500 साल में किसी को अवसर नहीं मिला, वो हमारी आंखों के सामने भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। अध्यक्ष जी, मुझे इसी बात की पीड़ा है, ये सनातन धर्म को कुचलने की बात करते हैं, जड़ से मिटाने की बात करते हैं, और राम मंदिर के प्रसारण पर रोक भी किसी सरकार ने लगाई, तो किस सरकार ने लगाई? क्यों लगाई है? क्यों लगाई थी रोक को? सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लेना पड़ा हमें। क्यों राम का विरोध करते हैं? अरे कुछ वैसे बैठे जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, कुछ वो हैं जिन्होंने राम मंदिर को टेंट में रखा, कुछ वो हैं जिन्होंने राम मंदिर का प्रसारण पर रोक लगाई। माननीय सभापति जी, और जब मैं बात करता हूं विकास भी, विरासत की भी, तो हम यही नहीं, सोमनाथ धाम बनाया, काशी विश्वनाथ धाम बनाया, दिव्य भव्य केदारनाथ धाम बनाया, महाकाल लोक धाम बनाया, और दिव्य भव्य राम मंदिर भी बनाया है। हमने बौद्ध सर्किट भी बनाया, करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर दा लांगा भी खुलवाया, जो कोई नहीं करवा पाया। पंडित नेहरू की गलती थी, जिन्होंने आजादी के समय, पार्टीशन के समय करतारपुर का हमारा गुरुद्वारा भी उस तरफ छोड़ दिया। दूरबीन लगाकर दर्शन करते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमारी सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया, और हेमकुंड साहब में रोपवे बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का मनाया, 400वां प्रकाशोत्सव गुरु तेग बहादुर जी का, 350वां गुरु गोविंद सिंह जी का हमारी सरकार ने मनाया है। और यही नहीं, अगर साहिबजादों का अगर साहिबजादों की शहादत पर भी अगर पूरे देश ने वीर बाल दिवस के रूप में मनाया, तो ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच। अरे आपके समय तो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, हरमंदिर साहब में क्या क्या हुआ, और 84 के दंगे देश भूला नहीं है। सिखों का कत्लेआम ये कांग्रेस की सरकार के समय ही हुआ था। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला पंजाब में कि हमारा वोट शेयर 3 गुना ज्यादा पंजाब की जनता ने बढ़ाया है। लेकिन मैं इन लोगों से ज्यादा अपेक्षा रखता भी नहीं। अरे इन्होंने इस चुनाव में भय भ्रम की राजनीति की, और इन्होंने यहां तक कि वो लोग जो प्रधानमंत्री जी के बारे में कहते थे बोटी नोच लेंगे, आपने उनको भी टिकट देकर सांसद बनाने का काम किया। क्या कहते थे? बोटी। मैं पूछता हूं साहब, क्या कहा? अरे किसको टिकट दिया? टुकड़े की सोच वाले, टुकड़े गैंग वालों को कांग्रेस में शामिल किया और उनको फिर टिकट देने का काम भी किया। अरे जो अफजल गुरु की फांसी माफ कराने की बात करते हैं, उनको दिया। जो भारत का नामो निशान मिटाने की बात करते हैं, उनको कांग्रेस ने टिकट क्यों दिया? मेरा सवाल ये खड़ा होता है। मैं सवाल पूछता हूं सभा पटल से, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि राहुल गांधी जी को प्रतिबंधित? एक मिनट, सभा पटल से नहीं, सभा पटल के माध्यम से।
महाने सदस्य इनको करेक्शन कर ले, सभा पटल से भी सभा पटल के माध्यम। बिल्कुल, मैं क्षमा चाहता हूं अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से करेक्ट कर दे। मैं यही बात दोबारा आपके माध्यम से कहना चाहूंगा अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। अगर मेरी बार में सत्य ना हो तो मुझे कोई भी खड़ा होकर टोक सकता है। ये क्यों आप कह सकते हो टोक सकता है? आपको अधिकार दिया है क्या? कोई नहीं टोकेगा, सबको। आपका बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण ऐसे ही मिलता रहे तो धन्यवाद। प्रस्ताव पे चर्चा अच्छी हो जाएगी। अध्यक्ष जी, सवाल ये खड़ा होता है कि जिस सदन में हम बैठे हैं, घटना पुराने सदन की है, क्या देश का कोई भी व्यक्ति संसद पर हमला होना देखना चाहेगा? क्या आप में से कोई चाहेगा? तो जो उस हमले में शामिल थे, क्या उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी? अगर उनको कड़ी से कड़ी सजा देश के न्यायालय ने दी, फांसी की सजा दी, तो बचाने के लिए सड़कों पर जो उतरे, उनके साथ आप समर्थन कर रहे हैं? उनके साथ आप उतर गए बचाने के लिए। अरे कोई और नहीं मिला 140 करोड़ भारत में? क्या मजबूरी थी इनकी? क्या मजबूरी थी? और अब आप चुनाव जहां से लड़ने गए, वहां से किसी और का नहीं है अध्यक्ष जी, पीएफआई जैसी संस्थाओं का, मुस्लिम लीग जैसी संस्थाओं का समर्थन लेकर भी कुछ लोग चुनकर आए हैं। देश जवाब मांगता है। ऐसी कौन सी मजबूरी थी? कौन सी मजबूरी थी? कौन सी मजबूरी थी? अरे इनका इतिहास ही वैसा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारी बातें चुनाव के समय और जो माननीय उल्लेख राष्ट्रपति महोदय ने भी जिस ओर किया, संविधान की ओर, मैं वहां पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा कुछ और कहना चाहता हूं। इनका दर्द सामने नजर आ रहा है। इनका दर्द नजर आ रहा है। 3 बार प्रयास करने के बाद भी जो 100 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया, 99 पर ही रुक गया। वो तो यही कहते हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। इतनी नौटंकियों के बाद भी 99 पर ही अटक कर रह गए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तीसरी बार भी विपक्ष में आकर बैठ गए। माननीय अध्यक्ष जी, देवर इन द नर्वस 90s। ये नर्वस 90s में आकर इनके हाथ पैर फूलने शुरू हो गए। एक बात मैं कहना चाहता हूं, एक बात तो अच्छी हुई अध्यक्ष जी कि माननीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं। मैं अपनी ओर से राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राहुल गांधी जी का नेता प्रतिपक्ष बनना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 2 दशकों में ये पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंजॉय कर रहे थे, ये मजा लेते थे। लेकिन अब इनको पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। इसलिए जो मोदी जी को कहते हैं कि मोदी जी की तीसरी टर्म अग्नि परीक्षा है, ये तीसरी टर्म मोदी जी की अग्नि परीक्षा नहीं, ये अग्नि परीक्षा विपक्ष की है, विपक्ष के नेता की है। क्या वो विपक्ष को एकजुट रख पाएंगे? क्या वो पहले की तरह जो 50%, माननीय अध्यक्ष जी, जिनको लोकसभा बंक करने की आदत थी, 50% से कम हाजिरी थी, क्या वो सारा दिन लोकसभा में बैठ पाएंगे? अच्छा नहीं है, ओह आज भी नहीं है अध्यक्ष जी। क्या वो लोकसभा में बैठ पाएंगे? देर शाम तक बैठना पड़ेगा। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी इस पार्लियामेंट हाउस में रहते हैं, अब आपको अनुपस्थित जमींदारी नहीं चलेगी। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म वॉन्ट वर्क, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म वॉन्ट वर्क। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, प्रस्तुत करने के इच्छुक हैं 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर अपनी पर्चियां भेज सकते हैं जिनमें उक्त संशोधन की क्रम संख्या दर्शाई गई हो जिन्हें वह प्रस्तुत करना चाहते हैं।
केवल उन संशोधनों को ही